हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने उस महान शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपका कोई भी ज्योग्राफी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरपीएससी कॉलेज कैडर, एचपीएससी कॉलेज कैडर, पीजीटी लेक्चरर, या मैं कहूँ यूजीसी नेट जेआरएफ या पीजीटी एचटेट, जहाँ पे हमारे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में प्रश्न ना पूछा जाए। तो इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने जितना ज्योग्राफी को दिया है वो उतना ही, अगर देखा जाए हमारे नॉलेज के हिसाब से, वो आज बहुत ही एक मीनिंगफुल है। रियल में अगर देखा जाए मॉडर्न ज्योग्राफी में जो काम किया है इन्होंने, एक इनके साथी आएंगे कार्ल रेटर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। परंतु हमने जितना हो सके मैं आपको इस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एज ए स्टोरी के रूप में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी तरह की। हालांकि इसके अंदर हमने पूरा अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है कि यहाँ पे आपका एज ए, जैसे एचपीएससी प्री एग्ज़ाम होना है तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेगा, परंतु एक सब्जेक्टिव भी होना है। तो वहाँ पे क्या पता, जैसे अब की बार बर्नार्ड वारेनियस पूछे गए थे, हम्बोल्ट भी पूछे जा सकते हैं, कार्ल रेटर भी पूछे जा सकते हैं, अरिस्तोफेन भी पूछे जा सकते हैं, टॉलमी भी पूछे जा सकते हैं, ग्रिफिथ टेलर भी पूछे जा सकते हैं। 15 से 16 ऐसे स्कॉलर हैं जिनका नाम आज ज्योग्राफी में बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन किया है वो रियल में एक तारीफ़ काबिल है। तो इस महान शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक बार तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस मैटर को लिखा कैसे है। अगर आप इस स्टोरी को एक बार पढ़ने के बजाय सुन लें तो आप शायद कभी भूलोगे नहीं। तो शायद कोशिश रहे आप एक बार सुनिएगा। परंतु यहाँ पे मैंने जो भी आपका मैटर है पूरा जो भी मेन पॉइंट है उनको बोल्ड कर दिया गया है, जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंट मैटर के दौरान जो आपको देखने को मिलेगा, देखिए आप सारे का सारा आपका बोल्ड है, तो उस आधार पे इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर आपने याद रख लिया तो ये मान के चलिए आपको हम्बोल्ट याद हो गया। और हम्बोल्ट का जो काम है वो आपको पता ही है, पेपर में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो इसको मैं आपको एक स्टोरी के रूप में आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। अब इस मैप को आप देखिएगा, ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है, इस मैप में मैंने कुछ इस वर्ल्ड मैप के ऊपर कुछ लाइनें ड्रा की गई हैं जो अलग अलग कलर से हैं, ताकि थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुन लें, समझ लें। हम उस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका जन्म 1769 में आपका जर्मनी के अंदर हुआ था। जर्मनी का एक शहर है, पर्सिया भी बोलते हैं उसको, और कई जगह उसको प्रूसिया बोला जाता है। और इस का जो जन्म हुआ था आपका जर्मनी में पर्सिया के अंदर, तो आपको ध्यान रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका जर्मनी है और उस जर्मनी में एक पर्सिया आपका शहर है। उस पर्सिया के अंदर जब इसने जन्म लिया, उस दौरान इनके जो फादर थे वो आपके जर्मनी की जो एक मिलिट्री थी, आर्मी थी, उसके अंदर एक बहुत बड़े एक ऑफिसर के रूप में एक पद पर विराजमान थे। जब अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आपके 10 साल के हुए तो उस दौरान उनकी डेथ हो गई। और ये जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, एक इनके सगे भाई हैं जिनका नाम है वाइलम। एक दो बुक्स के अंदर विल्सन नाम से उनको प्रोनाउंसिएट किया गया है। तो उन दोनों का पालन पोषण का जो एक जिम्मेवारी थी वो इनकी माता पे आई। इनकी माता ने उनको अच्छे तरीके से पालन पोषण किया और उनके एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। तो हम पढ़ रहे हैं हम्बोल्ट, तो हमने वाइलम को तो पढ़ना ही नहीं है, हमने पढ़ना है हम्बोल्ट के बारे में। तो हम्बोल्ट ने अपनी जो एजुकेशन ली वो पर्सिया के पास में एक नगर होता था टेगेल, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता था, एक टेगेल नगर होता था, वहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। वहाँ पे एजुकेशन लेने के बाद में इसको हायर एजुकेशन के लिए फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में, गोंटेगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया गया। परंतु कहीं ना कहीं
जब इसकी पूरी आप रचना पढ़ते हैं, पूरे लेख इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा आता है कि ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टेड नहीं था उस चीज़ में, जहाँ पे कई जगह इसकी मम्मी ने इनको अलग अलग जगह एडमिशन करवाया। उसके पीछे मैं आपको बता दूं, एक ज्योग्राफर हुए हैं BC जाट, उन्होंने शायद बुक में लिखा हुआ है कि जब इनके फादर की मृत्यु हो गई थी तो इनकी मदर ने दूसरी शादी की, जिससे ये नाराज़ थे। इसलिए इनका ना तो घर पे मन लगता था, ना ही पढ़ाई में इतना मन लगता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा टहलते रहते थे और बीच में कोर्स में कहीं ना कहीं भाग भी जाते थे। परंतु जैसे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, फिर गोटिंगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, मैनेजमेंट के बारे में भी इन्होंने MBA जैसा कोर्स किया, प्रबंधन के अंदर भी, और फिर फ्लोराe फाइबर जेनेसिस के ऊपर भी एक रिसर्च पेपर लिखेंगे। परंतु जब ये ऐसे फ्रैंकफर्ट में, फिर गोटिंगन में या एक हैम्बर्ग के अंदर जा रहे हैं, तो उस दौरान इनको 2 टीचर मिलेंगे जो इनके एक मेन गुरु कहलाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ ताकि एक बार आप सुने, क्योंकि लिखा हुआ सब कुछ है। किसी ने कहा है ना कि मैंने पढ़ा कुछ याद नहीं रहा, मैंने सुना कुछ याद रहा, और जब मैंने देखा तो कभी नहीं भूला। इसलिए मैं आपको उस मैटर के ऊपर नहीं लेके जा रहा, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसके 2 मेन गुरु रहेंगे, एक आपके जॉर्ज फॉरेस्टर और एक A.G. वार्नर। जॉर्ज फॉरेस्टर हैं जो इनको फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जब ये जाएंगे तो वहाँ पे इनको मिलेंगे, जो एक बोटेनिस्ट हैं। ये राइनलैंड बेसाल्ट के ऊपर रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखेंगे जॉर्ज फॉरेस्टर के सानिध्य में रह के। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, जब ये हैम्बर्ग के अंदर गए तो उस हैम्बर्ग के अंदर जाने के बाद माइनिंग में इन्होंने काम किया, और माइनिंग में जब काम किया इन्होंने पाया कि जो आपका माइनिंग एरिया होता है, एक गहराई में जाने के बाद भी कई बार आपको कुछ वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाती है। उस वेजिटेशन के ऊपर इन्होंने किया कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जब माइनिंग के दौरान इतनी, हमें पता है कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में टेम्परेचर बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, फिर ये वेजिटेशन कहाँ से, उसके ऊपर इसने एक रिसर्च पेपर लिखा, फ्लोराe फाइबर जेनेसिस। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, परंतु एक बार आप सुनिए ताकि मैं शॉर्टकट में एक बार आपको इसके बारे में बता सकूँ। फ्लोराe फाइबर जेनेसिस वहाँ पे इसने लिखा। फिर उसके ऊपर लिखने के बाद में इनका रिसर्च पेपर वो इतना ज़्यादा पब्लिश हुआ कि जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका सा मच गया कि बड़े अच्छे एक जियोलॉजिस्ट हुए हैं हम्बोल्ट, और इस आधार पे इनको जर्मनी के अंदर एक माइनिंग डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट मिली। वहाँ पे जब ये काम कर रहे थे तो उस दौरान इनकी मदर एक्सपायर हो गई, और मदर के एक्सपायर होने के दौरान ये वापस पर्शिया पहुँचे, प्रूसिया भी बोलते हैं उसको तो पर्शिया पहुँचे, और पर्शिया में जाने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी माँ तो एक्सपायर हो गई है। उसका दाह संस्कार वगैरह करने के बाद में ये अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े, और जब यात्रा के लिए निकले, हालांकि कई बुकों में ऐसा लिखा है कि इनकी मदर की मृत्यु के दौरान या मृत्यु के उपरांत ये बड़ा खुश महसूस कर रहे थे कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई है, अब मेरे को कहीं जाने आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी माँ इसको कहीं बाहर नहीं भेजना चाहती थी। वो चाहती थी सिर्फ ये पढ़े, अच्छी नॉलेज ले, परंतु इसकी कभी से ही इच्छा थी कि ये आपका कहाँ पे जाए, वेस्ट इंडीज़ कंट्री में जाए। यानी मैं आपको बताऊँ, इसकी इच्छा थी यहाँ पे आने की, कि इस एरिया में मैं पहुँचूँ। परंतु जैसे इनकी जो मदर थी वो 1796 में एक्सपायर हो गई थी। इनका जन्म है वो 1769 में, मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। इसके जो भी ईयर हैं वो सारे के सारे अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊँगा, थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से आपको जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे जब 1796 में 1796 में इनकी मदर एक्सपायर हो गई, तो ये यहाँ से देख रहा था कि मेरे को कोई ऐसा स्कॉलर मिल जाए जो मेरे को यहाँ पे ले आए इस एरिया में। तो उस दौरान जब यहाँ पे ये आना चाहते थे तो इसने 3 साल लगा दी, परंतु कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा था। 1799 में इसको फ्रांस में यानी पेरिस में एक साथी मिलते हैं जिसका नाम है बोनप्लाड, कई जगह उसको बोनप्पा कहा गया है। तो
वो जो बोनप्पा मिलते हैं आपको बता दें, जब ये यहाँ से चला था आपका जर्मनी से, तो यहाँ पे बोनप्पा जब इसको मिला फ्रांस में, तो वो इसको बोलता है कि आप ऐसे तो इस एरिया में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक औपनिवेशिक क्षेत्र था। जैसे भारत ब्रिटिश के अंतर्गत आता था, तो यानी इंग्लैंड के अंतर्गत था 1947 से पहले, तो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। वैसे ही ये वेस्ट इंडीज़ का जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका किस तरीके का था, ये स्पेन के राजा के अंडर में होता था। इसलिए इसकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ, परंतु इसको तरीका नहीं मालूम था मैं कैसे जाऊँ। तब बोनप्पा इनको कहते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप पहले परमिशन लीजिए, प्रॉपर चैनल से आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी और मैं आपके साथ चलता हूँ। तब जाके इनको 1799 में ये बोनप्पा स्पेन के राजा के पास लेके जाते हैं और इनको कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिन्होंने कई विषयों में पढ़ाई ली हुई है या प्राप्त की हुई है, ये इस एरिया में जाना चाहते हैं। अगर ये यहाँ पे जाते हैं तो आपको कई तरह की रिपोर्ट पेश करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि कौन कौन सा यहाँ पे माइनिंग रीजन है, किस किस तरह की खनिज तत्व हैं। उनकी इन बातों को सुन के स्पेन के राजा इनको परमिशन दे देते हैं और ये 1 साल बाद यानी 1800 में आपकी कार्तिजेना या कुमाना पोर्ट की तरफ पहुँच जाते हैं, यहाँ पे कोलंबिया में। यहाँ पे जाने के बाद में इनको ओरोनिको नदी मिलती है वेनेजुएला की तरफ, और उस ओरोनिको नदी के बेसिन को देखते हुए ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी नदी है, और इस बड़ी नदी का जो बेसिन एरिया है ये 2700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बताते हैं। कितना? 2700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये बताते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पे एक लानोज घास का मैदान है, उसको कहते हैं कि ये लानोज घास का मैदान ओरोनिको नदी का ही प्रतिफल है। इसी के फलस्वरूप ये आपका घास का मैदान यहाँ पे तैयार हुआ है, अगर ये नहीं होती तो ये नहीं होता। इसके बाद में ये आपका नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे आपको पता है कि इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर लाइन पे जब जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कवर देखता है। इस वेजिटेशन कवर को देख के यहाँ पे देखता है कि फुल रेनफॉल है, फुल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से इस एरिया में मैक्सिमम वेजिटेशन कवर है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तब यहाँ पे पेड़ों की प्रजातियों पर, पेड़ों की वैरायटीज़ के ऊपर इतने विचार देता है और ये बॉटनी ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं। यहाँ पे इसने एक बुक लिखेगा जो इसकी बहुत बड़ी बुक होगी, ट्रेवल्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड, जो 30 पार्ट में इनकी बुक रहेगी, जिसके बारे में मैं आपको PDF में सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद में इस एरिया से फिर इसका मन है कि मेरे को जाना तो यहाँ पे था, मैं पहुँच गया कहाँ पे, ये ऐसे ऐसे इक्वेटर एरिया से वापस चलता है 1801 से और सोचता है मेरे को यहाँ जाना है। फिर ये ऐसे ऐसे जाता हुआ आपका वापस इस इक्वेडोर या पेरू वाले इस कोस्ट की तरफ पहुँच जाता है। यहाँ पे जाके देखता है यहाँ पे कोटोपेक्सी है, चिम्ब्रेजो वोल्केनो है। तो जब ये जाता है तो चिम्ब्रेजो की जो चोटी के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे जो क्रेटर है वोल्केनो का, उस वोल्केनो के क्रेटर को देख के ये कहता है कि जब लावा निकलता है इस क्रेटर से तो वो नीच टाइप की यहाँ पे चट्टानें बन जाती हैं। तो नीच टाइप का या ग्रेनाइट का विस्तार लावे से ही हुआ है, ऐसा ये बताते हैं। इसके बाद में इस एरिया में जब ये देखता है कि एक ठंडी जलधारा चलती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे उस पेरू करंट के बारे में भी ये जिक्र करते हैं कि ये पेरू करंट है जो आपकी ऊपर की तरफ चलती है, एक ठंडी जलधारा है। तो पेरू 1803 में इसने करंट के बारे में विचार दिए थे। इसके बाद में ये यहाँ पे एक फ्रेंच गुयाना देश है, उस देश के अंदर जाता है और उस देश के अंदर भी उसने देखा कि वेजिटेशन कवर ज़्यादा है। तो उस वेजिटेशन कवर को देख के और वहाँ पे जो चिड़ियाँ या पक्षियाँ बहुत ज़्यादा थे, उन पक्षियों की बीठों से बनी हुई एक लैंडफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो उस फर्टाइल लैंड का भी इसके रिसर्च पेपर वगैरह में, बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा जिक्र देखने को मिलता है। इसके बाद में ये चाहता था वेस्ट इंडीज़ जाना, परंतु ये ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से ये पनामा नहर तो बाद में बनी है, आपको पता ही है। तो जब ये पनामा देश को पार करके जा रहा था तो इसने पाया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे करके एशिया की तरफ ट्रेड करते हैं, अगर या मैं कहूँ अमेरिकन कंट्रीज जो यूरोप को सामान या प्रोडक्ट भेजते हैं इस कोस्ट से ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो इनको इस पनामा देश के अंदर से एक नहर निकाल लेनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ से अटलांटिक और पैसिफिक दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पनामा नहर के ऊपर वैसे भी नेट में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। पनामा नहर का विचार किसने दिया? तो हमबोल्ट ने दिया था। इसके अंदर 3 लोक हैं। जो आपका अटलांटिक ओशन की तरफ जो लोक है दैट इज़ गातुन लोक, गातुन, और जो पैसिफिक की तरफ है दैट इज़ मीराफ्लोर्स लोक, मीराफ्लोर्स लोक, और बीच में जो है पेड्रो मिगुएल लोक्स। तो इस तरीके से ये फिर ये मैक्सिको की तरफ जाता है, मैक्सिको की इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल कंडीशन पे रिसर्च पेपर लिखेगा। फिर ऐसे करते करते फ्लोरिडा कोस्ट से होता हुआ आपका क्यूबा जाएगा, और क्यूबा में 1804 में पहुंच जाएगा। ये यहाँ से 1804 के बाद में ये वापस आपका जर्मनी यानी पर्शिया में पहुंचेगा 1806 में। वहाँ पे देखा इसने 1806 में कि नेपोलियन जो था बोनापार्ट वो हार चुका था, और उस हारने के कारण वहाँ की जो स्थिति थी जर्मनी की वो रहने लायक नहीं थी, या मैं कहूँ एक रिसर्च के पर्पज़ से अच्छी नहीं थी। तो हमबोल्ट ने उस जगह को ठीक ना मानते हुए 1806 में यहाँ से ये चल पड़ता है, और ऐसे ऐसे करके ये इटली से होता हुआ आपका फ्रांस आ जाता है, पेरिस में। और जब फ्रांस आता है तो रास्ते में इटली के अंदर से आता है। तो विसुवियस जो वोल्केनो है इटली का, जो विसुवियस है वहाँ से होता हुआ आता है। तो वहाँ पे एक प्लिनियन जो वोल्केनो है जहाँ पे प्लिनी की जान चली गई थी, तो उस एरिया की भी स्टडी करता हुआ आपका फ्रांस आएगा। फ्रांस में आता ही 1807 में, क्योंकि 1806 के बाद साल भर बाद यहाँ पे पहुँचता है। तो जब ये फ्रांस में पहुँचेगा 19 साल तक यहाँ पे रहेगा ये फ्रांस में, और 19 सालों में जहाँ भी ये गया था उस पूरे एरिया के ऊपर अपना रिसर्च वर्क, अपना लेखन वर्क पूरा करता है 19 साल रह के। जैसे ही 1826 के आसपास जो टाइम आता है, क्योंकि 1807 में 19 जोड़ेंगे तो 1826 हो जाएगा। 1826 में जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा बुलावा आता है कि हमबोल्ट आप हमारे देश में आइए, अपने देश में आइए, और आपको यहाँ पे एक एज ए राज्यसभा का मेंबर के रूप में आपको अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये 1827 में यहाँ पे चले जाते हैं, यानी 28 में, 27 से 28 के बीच में। जब 1828 में यहाँ पे ये जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो उस दौरान रसिया के एक राजा हैं जिनका नाम है जार। क्या नाम है? जार। वो राजा जर्मनी में हमबोल्ट को मैसेज भेजते हैं, या इनके पास एक लेटर आता है कि हमबोल्ट को हमारे देश में भेजिए, और हम देखिए कि हमारे कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो माइनिंग के पर्पज़ से अच्छा है, कहाँ पे हमें माइनिंग वगैरह करनी चाहिए। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे परमाफ्रोस्ट रीजन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इसने देखा कि ये तो बिल्कुल ही वाइट लैंड है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। इस वाइट लैंड को देख के इसने परमाफ्रोस्ट शब्द दिया, ये ध्यान रखिएगा। क्या दिया? परमाफ्रोस्ट शब्द दिया। और फिर जो भी मेट्रोलॉजिकल ये आज डिपार्टमेंट सेटअप हो रखे हैं चाइना में भी और रसिया में, वो आपके हमबोल्ट की देन है। तो अल्टाई रेंज तक इन्होंने स्टडी की अपनी, और फिर वापस 1829 में ये वापस जर्मनी के अंदर आ जाते हैं। तो इन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ किया, और जब ये 1829 में आए तो 20 साल यहीं पे रहेंगे, और 20 साल बाद 1859 में ये एक्सपायर हो जाएंगे। परंतु इसने अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ ज्योग्राफी को दिया। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पनामा नहर का विचार इन्हीं का था। जब ये चिम्ब्रेजो की तरफ गए तो यहाँ पे क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया इसने। जब बताया चिम्ब्रेजो की चोटी पे चढ़ रहे थे तो इन्होंने बताया कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उसी तरीके से आपका एयर प्रेशर भी घटता है। एयर प्रेशर घटता है और आपका ऊपर जाने पे साथ के साथ आपका क्रॉपिंग पैटर्न, वेजिटेशन कवर में भी चेंज आता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। इन्होंने एक क्रोनोमीटर यंत्र का भी प्रयोग किया था यहाँ पे, जो आपका लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने का काम करता है। इन्होंने आइसोथर्म शब्द भी यहीं पे दिया था। और उसके बाद में अगर मैं बोलूँ, जब इन्होंने ये अपना काम किया था सारा, तो स्टार्टिंग में इन्होंने ज्योग्राफी को लैटिन भाषा में ज्योग्राफी नहीं बोला था, इन्होंने जियोमांजिया वर्ड नाम से ज्योग्राफी को पुकारा था। तो सारी ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। इनकी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी कॉस्मोस। कॉस्मोस 5 खंडों में पब्लिश होगी। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कॉस्मोस, तो कॉस्मोस 5 खंड में पब्लिश थी आपकी 1847, 50, 59 और आपका 62। सॉरी, इसमें क्या हो गया था, एक सेकंड। तो अब ये देखिए, अभी वापस आ जाएगा।
1847, हाँ, तो मैं बता रहा था। तो कॉस्मोस इन्होंने 5 खंडों में पब्लिश की थी जब ये 1829 से 59 के बीच में यहाँ पे इस एरिया में अपने जर्मनी में बैठे थे। तो 47, 50, 59 और 62, 47, 50, 52, 59 और 62। जो 62 में इनका एक पब्लिकेशन का जो लास्ट वॉल्यूम आया था वो इनकी मृत्यु के उपरांत आया था। तो इसकी जो भी ये बातें हैं, इसकी मैथडोलॉजी की बात करूं तो इन्होंने जो भी रिसर्च पेपर वगैरह लिखे, जो भी बुक्स लिखी, उन बुक्स के अंदर खास बात ये थी कि इन्होंने एक एक चीज़ को बड़ा कंपैरेटिव तरीके से दर्शाया था। अब कंपैरेटिव तरीके का कहने का मतलब है, जैसे ये इक्वेटोरियल में भी गए तो पोलर में भी गए, तो बताया कि यहाँ पे एक अलग क्लाइमेटिक फिनोमिना है, यहाँ पे अलग क्लाइमेटिक फिनोमिना है। इन्होंने अपने उस मेथडोलॉजी के अंदर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का भी यूज़ किया, बड़ी सटीकता के साथ काम किया। इन्होंने अपनी पूरे उस लेखन कार्रवाई में सिस्टमेटिक ढंग से भी काम किया गया है, क्रमबद्धता के साथ। और अगर मैं बात करूं, इनकी एक इम्पेरिकल नॉलेज थी, अनुभव किया था इन्होंने अपने उस फील्ड में घूम फिर के, तो ये सारी बातें इनकी थी। जबकि जब आप इनके साथी रीटर के बारे में पढ़ोगे तो उसमें और इसमें एक मेन फ़र्क क्या है कि ये तो सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं या सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करते हैं, जबकि कार्ल रीटर जो आएंगे, जो इनसे 10 साल छोटे हैं, उसका भी हम एक लेक्चर पढ़ेंगे, वो आपका रीजनल अप्रोच को अपनाएंगे। रीजनल अप्रोच होता है कि पूरे का समग्र एरिया का स्टडी ना करके आप कोई भी एक बीच का एरिया अपना लें। कोई भी, जैसे आप हरियाणा पे काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक हिसार पे काम किया और हिसार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट की भी कुछ गांव पे काम किया। इस तरीके से रीजनल अप्रोच होती है। और एक आपने हरियाणा पे लिया तो हरियाणा का नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा काम किया, दैट इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच। तो इस तरीके से इन्होंने अपना काम किया। यहाँ तक कि हमबोल्ट ने कभी भी अपने पूरी लाइफ में परमेश्वर को कभी नहीं माना। इन्होंने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि ये नास्तिक प्रवृत्ति के थे। जबकि कार्ल रीटर आपके क्या हैं, वो एक आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। कार्ल रीटर सबसे बड़े टेलियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उद्देश्यवादी कहलाते हैं। जबकि हमबोल्ट इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमबोल्ट प्रकृतिवादी हैं। इनके मित्र हैं 2-4 जो जब ये अपने भाई के पास मिलने गए थे ना, उस दौरान 4 फ्रेंड मिले थे इसको, सेलर, शिल्टे, सेलिंग, फिस्ते। ये जो सेलिंग इसका एक मित्र है जो कि WM डेविस का जाके गुरु भी बनेगा आगे। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने बहुत दिया ज्योग्राफी को, जैसे आइसोथर्म, जियोमांजिया शब्द दिया, कॉस्मोस बुक लिखी, ट्रैवल्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड 30 खंडों में बुक लिखी, पनामा नहर का विचार दिया और परमाफ्रोस्ट शब्द दिया और रसिया को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह सेटअप किए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा इनका काम रहा था। तो मैं उस चीज़ को एक बार आपको PDF के थ्रू दिखाना चाहूँगा। आप उसको सुनिएगा, पूरा इसको लेक्चर को सुनोगे तो आपने यही देखना है। खासकर जब HPSC में अगर पेपर में प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए इनकी, पहले आप जीवन के बारे में लिखेंगे कि इनका जीवन कैसा रहा, कौन इनके गुरु रहे, कहाँ पे इसने एजुकेशन ली। उसके बाद में आप इनका लिटरेचर वर्क लिखेंगे कि इनका मेन कौन कौन सी बुक्स रही, कौन कौन सी इनकी शब्द रही, क्या क्या इन्होंने टर्म वगैरह का यूज़ किया। उसके बाद में आप ट्रैवल्स का मैप एक बनाएंगे कि ये इनका ट्रैवल का था। उसके बाद में आप मैथडोलॉजी अपनाएंगे। रियल में यही चीज़ होती है जब आप किसी भी स्कॉलर के बारे में पढ़ा जाता है। तो मैं एक बार आपके सामने उस चीज़ को शो करता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट 1769 से 1859 ये इनकी डेट ऑफ यानी आपकी जन्म वाला ईयर है और ये इनका डेथ वाला। इसके बाद में मैंने बोल्ड जो अक्षर किए हैं वो बता रहा हूँ। जो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट थे ये जियोलॉजिस्ट भी थे, बोटेनिस्ट भी थे और आपका एक जूलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट और ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 64,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं की थी। हमबोल्ट ने से पहले जो कुछ स्कॉलर हुए थे उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसके बाद में इन्होंने काम किया। जिसमें से इनसे पहले जो आए थे जैसे बर्नार्ड वारेनियस, इमैनुअल कांट, इनसे पहले हुए हैं, उनके उन ज्योग्राफरों के बारे में अच्छा पढ़ के इन्होंने मेडिटेशन किया और उसके बाद में इन्होंने इसके ऊपर काम किया।
इनके जन्म के ऊपर मैं अगर बात करूं तो इनके जो फादर थे वो पर्शिया की सेना में एक उच्च अधिकारी थे। 10 साल की आयु में इनके फादर की डेथ हो गई थी और इन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन टेगेल नगर से प्राप्त की थी। 18 साल की उम्र में इन्होंने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर इन्होंने बर्लिन, एक शहर है जो बर्लिन यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे मैनेजमेंट से संबंधित एजुकेशन ली। 1789 में गोटिंगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ पे एक बोटेनिस्ट मिले जॉर्ज फॉरेस्टर। जॉर्ज फॉरेस्टर के साथ इन्होंने राइन नदी के ऊपर रिसर्च भी की थी, राइन नदी के ऊपर, राइनलैंड बेसाल्ट पे, और नीदरलैंड से होते हुए जलमार्ग द्वारा इंग्लैंड पहुँचे। हमबोल्ट ने उच्च शिक्षा के लिए 1790 में हैम्बर्ग में एक कॉमर्शियल कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लिया और उस कॉलेज के अंदर कॉमर्स, बॉटनी और मिनरल साइंस के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता था। और जब वहाँ पे पढ़ाया जाता था तो इनको एक बहुत अच्छे टीचर मिले जिनका नाम है A.G. वार्नर, जो एक जियोलॉजिस्ट हैं, और उस जियोलॉजिस्ट के अंडर में फाइबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस में इन्होंने एडमिशन लिया था और वहाँ पे ये एक जियोलॉजिस्ट थे और एक रिसर्च पेपर लिखा लैटिन भाषा में, फ्लोराए फाइबर जेनेसिस, और साथ में एक जियोमांजिया शब्द दिया लैटिन भाषा में जिसका जर्मन में नाम अर्डकुंडे बोला गया था कार्ल लिटर के द्वारा। और हमबोल्ट ने, देखिए लाइन मैंने थोड़ी ब्लू कलर में की है ताकि आपको ध्यान रहे, इस पुस्तक की भूमिका में हमबोल्ट ने लिखा है कि कौन सी पुस्तक, जियोमांजिया एक शब्द भी है और एक बुक भी आएगी। तो इस पुस्तक की भूमिका में हमबोल्ट ने लिखा है कि वनस्पतियों को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए, वनस्पति को भूगोल का ही अंग होना चाहिए या माना जाना चाहिए, तो ऐसी इन्होंने बात की थी। और जियोमांजिया नामक पुस्तक 1793 में पब्लिश भी हुई और 1794 में हमबोल्ट अपने भाई का नाम क्या था, वायलम या विल्सन कह सकते हैं, ये इनके साथी रहेंगे और जो डेटर्मिनिस्ट हैं। और शेलिंग मैंने बताया W.M. डेविस के गुरु भी हैं। 1801 में दोनों ये कोलंबिया की बंदरगाह पे जाएंगे। दोनों कौन, एक इनके साथी बोनप्लाट जिसका नाम बोनप्पा बोलते हैं, ये अपनी ट्रैवल के दौरान कोलंबिया बंदरगाह यानी कार्तिजेना में पहुंचेंगे। और जब कार्तिजेना बंदरगाह में वहाँ पे पहुँचे उसके बाद में इन्होंने कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, एंडीज़ माउंटेन्स इनकी स्टडी की और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी मापा यानी क्रोनोमीटर यंत्र का भी प्रयोग किया। और सी लेवल यानी इन्होंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है या आप सागर तल से ऊपर जाते जाएंगे तो वेजिटेशन कवर में भी चेंज आता जाएगा। और साथ साथ में जब पेरू के कोस्ट पे गए थे तो हमबोल्ट धारा के बारे में भी इन्होंने अपना विचार दिया था, यानी एक पेरू की तट पर एक ठंडी जलधारा बहती है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। तो मार्च 1803 में ग्वायाक्विल की खाड़ी मेक्सिको के लिए प्रस्थान किया और ये मैंने सारी बातें आपको एज स्टोरी के रूप में बताई हैं। फिर 1804 में अपने वैज्ञानिकों के साथ या अपने सहयोगी के साथ क्यूबा की राजधानी हवाना पहुँचे। 1804 में फिर बर्लिन यानी जर्मनी के लिए प्रस्थान किया और 1806 में वहाँ पे नेपोलियन से पराजित होने के पश्चात जर्मनी का जो जनजीवन था वो काफ़ी आंदोलित था। मैंने बताया कि रिसर्च के पर्पज़ से ठीक नहीं था तो ये पेरिस चले गए थे और वहाँ पे नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा की और इसने बुक लिखी थी ट्रैवल्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड, जो 30 पार्ट में थी। और फिर 1827 में राज्यसभा का एक मेंबर बनाया जाएगा उच्च पद पे। फिर रूस के शासक राजा जार के आमंत्रण पर इनको साइबेरियन रीजन में इन्वेंशन के लिए भेजा जाएगा या बुलाया जाएगा। और ये पिट्सबर्ग लेनिनग्राड जो आज आप देख रहे हो बड़े फेमस है, वो इसी की बदौलत हैं। जो आज ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाया हुआ है वो इसी की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर माइनिंग हो सकती है। इसको आप अपने रूट के द्वारा या अपने ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाए, अदरवाइज़ कभी भी ये एक दूसरे के अंतर्गत कब्जे में लिया जा सकता है। रूस से लौटकर 1830 में हमबोल्ट वापस आ गए और 29 वर्ष तक बर्लिन यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना टाइम यानी बर्लिन में रहते हुए इन्होंने अपना टाइम बिताया लगभग, क्योंकि 1829 में आए थे, 59 में जाएंगे, तो हाँ लगभग 30 साल के आसपास इनका वहीं पे टाइम रहेगा। और इसके बाद में ये मैंने एक मैप आपको बताया है। इनकी बुक्स हैं राइनलैंड बेसाल्ट, जियोग्राफिया, ट्रैवल्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड, मिडल एशिया और या सेंट्रल एशिया आप कह सकते हैं, मेक्सिको यानी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ मेक्सिको एंड क्यूबा,
और कॉस्मोस, ये मेन बुक है। 45 से 62 के बीच में 5 खंड होंगे इसके। इनकी मैथडोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, जो HPSC सब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगी। एम्पेरिकल मेथड था, सिस्टमेटिक था, कंपैरेटिव था, कार्टोग्राफिक मेथड था। इन्होंने अपने रिसर्च में मैप्स वगैरह का भी यूज किया है और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का भी यूज किया है। तो यही चीज़ आपके लिए मेन थी, तो इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। तो इस तरीके से आप हमबोल्ट को पढ़िएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ यही पेपर में आएगा, चाहे परमाफ्रोस्ट शब्द आए, चाहे क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग आए, चाहे आपसे जियोमांजिया शब्द किसने दिया या कॉस्मोस बुक किसकी है, इस तरीके से पनामा नहर का विचार किसने दिया, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपके पेपर में आप अच्छे से अच्छा पेपर में परफॉर्म कर पाए, परफॉर्म करके आएँ और एक अच्छा रिजल्ट भी आए, इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका इस बार नेट JRF क्लियर हो जाए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।